अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, ये हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 61। ठीक है, मैं अभी घर गया था और मैं आधे एक मिनट में ना कपड़े फिर वही पहन के आ गया हूँ दोबारा। अच्छा अच्छा भाई, ये जो लेक्चर है ना, ये अभी 3-4 लेक्चर शायद आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल करने पड़े हमें। वो सकमस्टांसिस कुछ इस तरह के हैं। तो चूँकि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बड़ी अहम है। नुकसान नुकसान नहीं होने देना इंशाल्लाह आपका। तो आप लोगों ने ना ये फ़ौरन लेक्चर सारे लेने हैं। सही है, अगर नहीं लेंगे तो भाई फिर नुकसान की बात है। और अगर लेक्चर अवेलेबल नहीं करेंगे तो भाई देखें, सिलेबस आपका ना फिर आगे प्रोलॉन्ग करता जाएगा। और चूंकि आपके पेपर बाकी भी हैं और इंशाल्लाह आपने टाइमली अपनी अटैम्प्ट क्लियर भी करनी है, तो सिलेबस टाइमली ख़त्म भी करना है। सिलेबस ख़त्म होगा फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सही है, फिर उसके बाद मॉक भी है। तो अगर ज़्यादा हम डिले करते जाएंगे ना, वेट करते रहेंगे, तो भाई फिर नुकसान की बात है। अब आपने ईमानदारी से ये वाले लेक्चर जो हैं, जैसे ही यूट्यूब पे आए आपने फ़ौरन क्या उसका नाम है, सर को 2-2.5 की स्पीड पे भगाना नहीं है, मैं इधर उड़ रहा हूँ, इधर उड़ रहा हूँ। आपने सुकून से इसे लेक्चर को ध्यान से लेना है, ठीक है? जिधर आपके अब सारे एमसीक्यूज़ मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवा दिए हैं। अब जिधर मसला होगा आप इसे खोलिएगा। मैंने होमवर्क तो आपको दिया था, आपने मोस्टली कर भी लिए थे। ये सारे होमवर्क में आप लोगों ने कर लिए, आपने कहा था सर हमें समझ भी आ गई है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जैसे हैं वो शाय होते हैं, शायद पूछते नहीं हैं, फिर उनके लिए अब सारी डिस्कशन हमने कर दी है। तो अब आपने जिधर आपकी गलतियाँ थी आपने देख लेनी है। और अभी इस लेक्चर में ना ये 3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है? एक तो बिल्कुल छोटा है, अभी 2-4 मिनट में हो जाएगा। और बाकी 2 और कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इस दफ़ा फिर एक इसके बाद एक दफ़ा नोट्स जो हैं उसमें हम उसकी रीडिंग कर लेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ठीक है? फिर ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है एनआरवी एडजस्टमेंट का। सही है, अब डिफरेंस वाला अगर आप वो टेबल खोलेंगे ना तो एंड पे 11 नंबर पे आ रहा है। ये है परपेचुअल लेफ्ट हैंड साइड, ये पीरियोडिक, ये जो है ना ये है जी राइट हैंड साइड। इसमें परपेचुअल की बातें इस साइड पे की गई हैं, इधर परपेचुअल की बातें हैं। अच्छा, आपको पता है एनआरवी एडजस्टमेंट, अगर एनआरवी कम है कॉस्ट ज़्यादा है तो हमने लोअर ऑफ पे चीज़ों को रिकॉर्ड करना, तो एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़ जाएगी हमें। सही है, उस एडजस्टमेंट को कहते हैं जी, उसकी जो डबल एंट्री होती है ना वो होती है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। अच्छा, एक अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक लफ्ज क्वेश्चन में आ जाता है बिफोर और आफ्टर, राइट डाउन टू एनआरवी आइडेंटिफाइड बिफोर और आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ एनआरवी। अच्छा, ये लफ्ज जब अगर पेपर में आ गया ना, आइडेंटिफाइड आइडेंटिफिकेशन एंट्री आपने करनी है बिफोर और फाइनल। सही है, ये लफ्ज जब बिफोर और आफ्टर, सॉरी फाइनल कह रहा हूं, बिफोर और आफ्टर का जब आ जाएगा ना तो हमने चुकन्ने हो जाना है। चुकन्ने क्यों होना है भाई? अब मैं थोड़ी सी बात ना ज़रा, थोड़ी सी हल्की सी बात टेक्निकल करने लगा हूं, ज़रा गौर से आपने बात को समझना है। भाई सादा बात तो ये है, एनआरवी की एडजस्टमेंट कभी करनी पड़ जाए, उसकी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंटरी क्रेडिट है, ठीक है? लेकिन आपको पता सिस्टम 2 हैं, एक है परपेचुअल और एक मेरे भाइयों है पीरियोडिक। अब ये 2 सिस्टम है, दोनों में एंट्री यही होनी है। लेकिन ना बाज़ औक़ात पेपर में वो हमसे एक लफ्ज़ दे देता है, भाई एनआरवी एडजस्टमेंट की डबल एंट्री बता दो हमें बिफोर बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट अगर का लफ्ज़ आ गया और कहता हमें ना एंट्री बता दो, तो ये मतलब समझ लें। अब मैं ये समझाने लगा हूँ, ये असल में इसका बिफोर का और आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट का मतलब क्या। भाई आपको इस बात का तो पता है, परपेचुअल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री जो है वो साथ साथ होती रहती है। जैसे चीज़ें बिकती जाती हैं, सेल होती जाती हैं, उसके खर्चे की एंट्री हम करते रहते हैं। लेकिन पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक में हमें कॉस्ट ऑफ सेल का कब पता चलता है? पीरियड एंड पे आके हम कॉस्ट ऑफ सेल को फाइंड कर रहे होते हैं। सही है, साथ साथ जब चीज़ें बिकती हैं हमें कॉस्ट ऑफ सेल का पता नहीं चल रहा होता। इस वाले सिस्टम में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है जी? उम्मीद है एक बात ये आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब हमें चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल का पता नहीं है, सही है, और एनआरवी एडजस्टमेंट आ गई है, एनआरवी की एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ गई है। भाई चूंकि हमें कॉस्ट ऑफ सेल का तो पता ही नहीं है, सही है, उसके कहने का मतलब ये है, फाइनल एडजस्टमेंट का जो लफ्ज इधर इस्तेमाल किया ना, फाइनल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट की वो बात कर रहा है। भाई पीरियोडिक के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट हम कब करते हैं? भाई पीरियड एंड पे आके, ईयर एंड पे आके। अगर अभी हमने एडजस्टमेंट नहीं की कॉस्ट ऑफ सेल की, सही है, एडजस्टमेंट नहीं की, मैं पीरियोडिक की बात कर रहा हूं, हमने कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट नहीं की
पीरियोडिक के अंदर, और वो कब करेंगे, और वही वो तो पीरियड एंड पे करेंगे। उससे पहले अगर एनआरवी राइट डाउन की एंट्री अगर करनी पड़े हमें, तो चूंकि हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल तो रेडीली अवेलेबल ही नहीं है, चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमें फाइनल एडजस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ सेल की एडजस्टमेंट से पहले एनआरवी की एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो हम कर ही नहीं सकते, डबल एंट्री होगी नहीं। क्यों भाई, किधर डबल एंट्री करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल तो चूंकि हमें है ही नहीं, तो उसमें पार्क ही नहीं कर सकेंगे हम। तो जब लफ्ज आ जाए ना बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट, यानी अभी कॉस्ट ऑफ सेल को हमने एडजस्ट ही नहीं किया, हमारे पास है ही नहीं, तो याद रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा पीरियोडिक के अंदर कोई डबल एंट्री नहीं होती बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल, बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट जो है, अगर ये लफ्ज आ गया पीरियोडिक के अंदर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, सही है, कोई डबल एंट्री हम नहीं कर रहे होंगे। उसकी लॉजिक ये है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है ही नहीं। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अच्छा, अब बात रही आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई देखें, आज हमने एडजस्टमेंट कर दी है कॉस्ट ऑफ सेल की, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी हमें पता चल गया और कॉस्ट ऑफ सेल का भी पता चल गया। अब एनआरवी की एडजस्टमेंट अगर हमने करनी है तो वो हम कर लेंगे, हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है, हम इन एनआरवी की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को कम कर देंगे, ठीक है जी। ये पीरियोडिक के अंदर, और परपेचुअल के अंदर चाहे बिफोर एडजस्टमेंट फाइनल एडजस्टमेंट हो, बेशक आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट हो, दोनों में यही वाली एंट्री हम कर देंगे। क्यों, हमें कॉस्ट ऑफ सेल का बिफोर का मतलब है हमें क्या कहते हैं, अभी पीरियड एंड नहीं आया, उससे पहले एडजस्टमेंट करनी पड़ी, हम फिर भी कर देंगे। क्यों, हमें कॉस्ट ऑफ सेल का कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक का भी हमें पता है, सही है, तो हम ये वाली एंट्री पार्क कर देंगे, सही है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, सही है, चाहे बिफोर का लफ्ज आ जाए चाहे आफ्टर का लफ्ज आ जाए, परपेचुअल के अंदर यही वाली एंट्री होनी है, पीरियोडिक के अंदर भी यही वाली एंट्री होनी है, लेकिन कब होनी है, अगर आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट का लफ्ज आ गया, अगर बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट का लफ्ज आ गया तो भाई कोई एंट्री नहीं होनी। और उसकी लॉजिक मैंने आपको बता दी है, हमारे पास रेडीली चीजें अवेलेबल नहीं होती, इस वजह से भाई हम पीरियोडिक के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकेंगे अगर ये वाला लफ्ज आ गया तो। बस इस लफ्ज को अब याद कर लें। अब मैं समरी बताने लगा हूं, ये जो मैंने सारी बातें की हैं भाई, एनआरवी एडजस्टमेंट की दोनों सिस्टम्स में एक ही एंट्री है, एक ही एंट्री है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है, एक ही एंट्री है, एक ही। लेकिन पीरियोडिक के अंदर अगर लफ्ज आ गया क्वेश्चन में बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट, तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि चीज़ें हमारे पास अभी फाइनल एडजस्टमेंट आपने की नहीं है, सही है, कॉस्ट ऑफ सेल क्लोजिंग इन्वेंटरी का हमें पता नहीं है, तो भाई एंट्री किधर जाके पार्क करेंगे, सही है, एक दफ़ा हमने पहले भी थोड़ी सी मैंने हिंट दिया था आपको। अच्छा, तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते, सही है, तो बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट का अगर लफ्ज आ जाएगा तो देयर इज नो डबल एंट्री इन केस ऑफ पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है जी। किस चीज की डबल एंट्री नहीं होगी, एनआरवी एडजस्टमेंट की। अब ये वाले एमसीक्यूज अगर आप पढ़ लें, हाँ जी, कहता वी आइडेंटिफाई बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट सम ऑफ द डैमेज स्टॉक इज लाइंग इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कहता व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट टू एडजस्ट क्लोजिंग स्टॉक इन पीरियोडिक सिस्टम। लफ्ज आ गया बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ, सही है, तो अब आप देख लें कोई भी डबल एंट्री नहीं होनी, नो नीड टू पास एनी एंट्री, सो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये बात याद रख लें, सही है, ये बात याद रख लें, बड़ी आसान सी बात है। इस वाले केस में परपेचुअल में चाहे बिफोर हो आफ्टर हो, एक ही एंट्री होनी है, सही है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। और पीरियोडिक के अंदर कोई एंट्री नहीं होनी अगर बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट का लफ्ज आ गया। बस इसको आप याद कर लें, इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपको सही से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये बात तो होगी ख़त्म। अब हमने क्या करना है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, जिसे हम बोलते हैं जी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन एंड मार्कअप। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जी 4, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है जी, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन एंड मार्कअप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। ये 2-3 एमसीक्यूज भी हैं इस वाली असाइनमेंट में, मैंने छुड़वा दी हैं अभी। अभी इसके करने के बाद वो आप कर लीजिएगा जी। एक है जी मार्जिन, एक है जी मार्कअप, और एक लफ्ज है जी मार्जिन।
ठीक है जी, एक लफ्ज है जी मार्कअप, एक है जी मार्जिन। बातों को गौर से सुनिएगा भाई, जो मार्कअप है ना, मार्कअप मार्कअप ये भी प्रॉफिट को कहते हैं, मार्जिन भी प्रॉफिट को कहते हैं, सही है। मार्जिन भी प्रॉफिट को कहते हैं, मार्कअप भी प्रॉफिट को कहते हैं। और आपको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर हम कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल। हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल आ जाएगी। अच्छा जी, ये भी प्रॉफिट को कहते हैं, ये भी प्रॉफिट की परसेंटेज को कहते हैं, सही है। अच्छा जी, अब याद रखिएगा जो मार्कअप है ना, जो मार्कअप है ये अप्लाई होता है, अप्लाइड ऑन कॉस्ट। जो मार्जिन है ना, मार्जिन ये अप्लाई होता है मेरे भाइयों, अप्लाइड ऑन सेल्स, अप्लाइड ऑन सेल्स। अगर क्वेश्चन में लफ्ज आ गया मार्कअप है जी 25%, मार्कअप है 25%, तो हमने ये जो मार्कअप है तो हमने समझ जाना है कि ये कॉस्ट पे अप्लाई होगा। किस पे अप्लाई होगा जी, कॉस्ट पे अप्लाई होगा। यानी इस केस में कॉस्ट 100 होगी। और अगर लफ्ज आ गया मार्जिन, मार्जिन तो भाई हमने कहना है ये किस पे अप्लाई होगा, सेल्स पे अप्लाई होगा, सेल्स पे। यानी सेल्स जो है वो 100 होगी। बात समझ आई है, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, ये इधर से पढ़ लें, कहता है मार्जिन इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेल्स, मीन सेल्स को हमने 100 कंसीडर कर लेना। पहली बात, सबसे पहली बात, क्वेश्चन में अगर लफ्ज आ गया मार्जिन का या मार्कअप का, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, ये भी और ये भी, ये अप्लाई होती है कॉस्ट के ऊपर, मार्जिन अप्लाई होता है सेल्स के ऊपर। इसका मतलब है अगर लफ्ज मार्कअप आ गया ना तो हमने कहना है जी कॉस्ट 100% है, सही है, कॉस्ट 100 है। और ये अगर उसने कहा जी 20% है, मार्कअप 20% है, तो भाई कॉस्ट हो जाएगी 100% और प्रॉफिट 20% मार्कअप, और सेल्स आ जाएगी 120%। अगर उसने कहा, अगर उसने ये कह दिया कि अप्लाइड ऑन सेल्स, तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा मेरे भाई, यही वाली इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर है सेल्स के। इसका मतलब है सेल 100% होगी, सेल होगी 100%, प्रॉफिट तो 20 रहना, तो बैलेंसिंग ये 80% आ जाएगा। सही है भाई, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, मैं थोड़ा पॉज लेता हूं, आप इसको समझने की कोशिश करें, स्केच बनाएं इसका। फिर दोबारा भाई, मार्कअप अप्लाई होता है कॉस्ट पे, किस पे, कॉस्ट पे। यानी जिधर लफ्ज मार्कअप आ जाएगा हम कॉस्ट को 100% कंसीडर करेंगे, सही है, और इसकी जो परसेंटेज होगी वो लगा देंगे। मिसाल के तौर पे मार्कअप है जी 25%, तो मैंने कहना जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल है, और मार्कअप अप्लाई होता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट 100 है प्लस 25% प्रॉफिट है, तो सेल 125% हो जाएगी। अच्छा जी, अगली बात भाई, मार्जिन अप्लाई होता है सेल पे, और वो कहता है जी मार्जिन है 25%, तो मुझे पता है सेल ये अप्लाई होता है सेल पे, यानी सेल होगी 100% और मेरे भाइयों ये हो जाएगा 25%, तो बैलेंसिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 75%। आगे पढ़ें, कहता जी while markup is always applied on cost, mean cost is considered 100%। ये स्टेप नंबर 1 है, ये क्वेश्चन में ढूंढना ये कि मार्जिन है कि मार्कअप, ये स्टेप नंबर 1 है। फिर इक्वेशन में से फिट करना, ये स्टेप नंबर 2 है। कहता हाउ एवर बोथ मार्जिन मार्कअप रेप्रेजेंट प्रॉफिट, ये मैंने आपको बता दिया। कहता इफ मार्ज, अच्छा पहले इधर तक बात कर लें, उम्मीद है इधर तक बात आपको समझ आई होगी। इधर तक बात समझ आ गई है, मैं आगे चलता हूं। कहता अगर मार्जिन एंड मार्कअप इज नॉट गिवन, अगर मार्जिन या मार्कअप नहीं दिए, कहता देन इट इज रिटन दैट प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट और सेल। कहता अगर मार्जिन या मार्कअप उसने नहीं बताए हुए क्वेश्चन में, तो फिर इस तरह बताएगा प्रॉफिट 20% है जी कॉस्ट के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर। तो किसके बारे में बता रहा, कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में बता रहा, तो भाई कॉस्ट को 100% रखिएगा, प्रॉफिट 20% रखिएगा, सेल आपके पास 120% पे आ जाएगी, सही है। अगर वो कहता है 20% प्रॉफिट है सेल का, तो भाई ये प्रॉफिट तो 20% आ जाएगा, किसका है भाई, का के बाद वाली जो बात है ना वो आपने 100 लेनी है। ऑन का लफ्ज आ जाए या ऑफ का, ऑन सेल
या ऑफ सेल, ऑन ऑफ के बाद जो लफ्ज होगा ना वो 100 पे ले लेना है आपने। ये बात समझ आई भाई आपको? अहमद भाई आपको भाई ऑन या ऑफ के बाद जो लफ्ज होगा ना, ऑन या ऑफ के बाद जो लफ्ज होगा उसे आपने 100 ले लेना है। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अगर कहेगा ना प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, तो इसका मतलब है सेल 100% है और प्रॉफिट 20% है, ये आ जाएगा 80% बैलेंसिंग। अगर कहेगा ना प्रॉफिट है जी 30% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब है कॉस्ट 100% है, प्रॉफिट 30% आ गया और सेल 130% पे है। उम्मीद है ये बात समझ आई है। कहता ऑलवेज रिमेंबर कि ऑन स्लैश ऑफ लिख लें, वर्ड के बाद जो चीज होगी कॉस्ट और सेल वो 100% पर है। या तो आपको मार्जिन या मार्कअप के बारे में बता देगा, अगर ये नहीं बताया तो बता देगा प्रॉफिट लगना किस पे है। अच्छा ये तो होगी भाई बात, ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात कहता देन आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन में सेल की अमाउंट गिवन है या कॉस्ट की। अब क्वेश्चन के अंदर हमने देख लेना है अमाउंट कौन सी गिवन है, ये तो परसेंटेजेस की बात होगी ना। फिर दूसरे नंबर पे हमने देखना अमाउंट कॉस्ट की गिवन है या सेल की। जो अमाउंट गिवन होगी, सही है, मिसाल के तौर पे मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूं, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं, मिसाल के तौर पे ये इक्वेशन है और क्वेश्चन में गिवन है भाई कॉस्ट है जी 1,20,000, 120,000 कॉस्ट है। मैंने निकालनी है जी सेल की फिगर, सेल की अमाउंट निकालनी है। तो मैं देखूंगा कॉस्ट 120,000 पे है, ये कितने पे पड़ी हुई है, ये 120,000 पे पड़ी है, ये 120,000 है, ये पड़ी है जी 80% पे। मुझे सेल चाहिए, सेल कितने पे पड़ी है, 100 पे। तो भाई मैं इस तरह करके ये निकाल लूंगा। ये मेरा ख्याल है कितनी आ जाएगी 150,000 मेरे पास सेल आ गई, 150,000 मेरे पास मेरे भाइयों क्या आ गई, सेल आ गई। ठीक है बात, उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। अच्छा अब ना जी इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता जो अमाउंट गिवन हो उसे न्यूमिनेटर में रखें और उसकी परसेंटेज को डिनोमिनेटर में एंड मल्टीप्लाई इट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज। कहने का मतलब ये है, कहता जो अमाउंट उसने क्वेश्चन में दे दी है ना, कहता उसे ऊपर रखें। ये उसने मिसाल के तौर पे क्वेश्चन में दे दी 120,000, इसे ऊपर रखा, इसकी परसेंटेज को नीचे रखा, इसकी परसेंटेज को नीचे रखा। ठीक है जी। कहता जो आपको चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, सेल चाहिए तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, आसान सी बात है। अच्छा जी, अब असल में ना हम इसके करते हैं जी क्वेश्चन, फिर इंशाल्लाह बात जो है हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब एक दफ़ा मैं सारी बातें दोबारा रिपीट करता हूँ। भाई देखिए क्वेश्चन में या तो कहेगा, या तो हमें बताएगा मार्जिन है या बताएगा मार्कअप है। कहता जी 20% मार्जिन है, तो मैंने कहना जी 20% प्रॉफिट है और ये मार्जिन है। मार्जिन का मतलब ये सेल पे लगेगा, तो सेल 100 है और प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट 80% पे आ जाएगी। अगर कहता जी मार्जिन है, मार्कअप है, मार्कअप तो मुझे 20% मार्कअप है, तो मुझे पता 20% मार्कअप है और मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट 100 है, तो सेल 120 पे आ जाएगी। ये एक बात हो गई। ठीक है जी। अगर मार्कअप मार्जिन में बातें नहीं की तो वो कह देगा जी 20% और प्रॉफिट है 20% ऑन सेल का। ऑन या ऑफ के बाद जो लफ्ज लिखा होगा ना सेल या कॉस्ट, वो 100% होगा। उसने कहा 20% प्रॉफिट सेल का है, तो सेल 100 है, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट 80 होगी। अब ये तो बात होगी परसेंटेजेस की। अब देखें, अब उसने क्वेश्चन में ना एक चीज बताई होगी कि भाई सेल इतनी है, तो भाई वो कहेगा जी कॉस्ट आप निकाल दें या प्रॉफिट आप निकाल दें, या कहेगा जी कॉस्ट इतनी है, अमाउंट में बताएगा, तो कहेगा जी प्रॉफिट निकाल दें या सेल निकाल दें। तो जो चीज उसने, या तो उसने हमें कॉस्ट दी होगी या उसने सेल दी होगी, जो चीज उसने हमें दी होगी ना, जो अमाउंट हमें दी होगी उसको ऊपर रखेंगे, उसकी परसेंटेज से डिवाइड करेंगे और रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आ जाएगा। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। कहता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹800। कहता कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, 800 रुपया। ये उसने कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है। कहता प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। कहता फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। भाई मैंने सबसे पहले क्या बनाई, मैंने बना ली इक्वेशन बना ली। अच्छा वो कहता है, कहता जी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज 800, ठीक है, ये तो अमाउंट दी ना, ये स्टेप नंबर 2 है।
कहता भाई प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। भाई ऑन का मतलब है सेल 100 पे है, प्रॉफिट 20% है, 120 आ गई सेल। अच्छा कहता है फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सेल प्राइस हमने निकाल के देनी है। कहता जी उसने कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। भाई कॉस्ट है जी 800 रुपया, रुपीज 800। अच्छा भाई यही हमने ऊपर लिखा हुआ है, जो अमाउंट गिवन होगी उसे ऊपर रखना है और उसकी परसेंटेज को नीचे रख के उसे डिवाइड करके रिक्वायर्ड से मल्टीप्लाई करना। तो भाई उसने हमसे सेल की अमाउंट मांगी है ना, तो भाई ये 800 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा। भाई हमें क्या चीज चाहिए? हमें सेल चाहिए, तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंटेज मैं नहीं लिख रहा इधर, करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी मेरे भाई? हमारे पास सेल आ जाएगी 960। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये वाली अमाउंट होती 960, ये सेल प्राइस है। सेल प्राइस कितने को रिप्रेजेंट कर रही है? 120। और मुझे निकालनी होती अगर कॉस्ट, तो भाई कॉस्ट कितनी है? अगर ये इक्वेशन आपने बना ली ना ये वाली, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। और फिर आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन में गिवन क्या है। सही है, ये मैंने निकाला कि ये चीज मुझे गिवन है क्वेश्चन में। तो भाई ये किसकी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही? भाई ये सेल है, ये सेल है। सेल 120 पे पड़ी, तो मैंने जाना है 100 पे, तो ये जवाब आ जाएगा 800। इस तरह आसानी से इंशाल्लाह सॉल्व होगा। कहता कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹100। कहता जी प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल। प्रॉफिट है जी 20% ऑन सेल। तो भाई इसका मतलब है ऑन सेल का मतलब सेल 100 पे है, प्रॉफिट 20 पे है, तो भाई सेल कितने, कॉस्ट कितने पे है? 80 पे। और भाई कॉस्ट उसने दी हुई है 800 रुपया। भाई 800 रुपया कॉस्ट है, ठीक है जी। और ये कॉस्ट कितने पे पड़ी है? ये 80 पे पड़ी है। मुझे रिक्वायर्ड क्या है? भाई मुझे सेल निकालनी है। फाइंड सेल प्राइस, इससे मैं 100 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो ₹1000 जवाब आ जाएगा। मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहता जी जाफर एसोसिएट सोल्ड अ जनरेटर टू साजिद भाई फॉर ₹1440000। कहता था प्राइस इज नेट ऑफ 60%, 60,000 स्पेशल डिस्काउंट। कहता है ये वाली जो प्राइस है ना, ये 60,000 रुपया डिस्काउंट करने के बाद है, ये नेट अमाउंट है। और हमें चाहिए भी नेट भाई, ग्रॉस नहीं चाहिए होती, हमें नेट चाहिए होती है। सही है, जो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके चाहिए होती है। कहता अच्छा जी, कहता जाफर एसोसिएट नॉर्मली सेल आइटम्स एट 25% मार्कअप। मार्कअप इसका मतलब है जी, मार्कअप का मतलब मार्कअप लगता है कॉस्ट पे, तो कॉस्ट 100 होगी, 100 प्लस 25%, तो सेल 125 पे होगी। अच्छा जी, और हमें उसने कहता है एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम टू रिकॉर्ड इन्वेंटरी। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज करेक्ट टू अपडेट द इन्वेंटरी। तो भाई हमें क्या चाहिए? हमें इन्वेंटरी की अमाउंट चाहिए ना, यानी कहता इन्वेंटरी हमने अपडेट करनी है, तो जो चीजें हमारे से चली गई हमें उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, इन्वेंटरी को क्रेडिट करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट से करते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करना पड़ेगा। अब भाई ये इक्वेशन कैसे बनेगी, ये भी इंशाल्लाह बना लेते हैं, अभी बन जाती है भाई जी। कहता जी मार्कअप कितना है? 25%। ऑन मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे। ये आ गया जी 125% आ गया। आप देखें जी क्वेश्चन में कौन सी वाली अमाउंट गिवन है? ये सोल्ड जनरेटर सेल प्राइस गिवन है 1440000। तो भाई ₹1440000, ये सेल कितनी परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रही है? 125। भाई मुझे क्या चाहिए? मुझे कॉस्ट चाहिए। सही है, कॉस्ट से इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट करूंगा ना, कॉस्ट से डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो आएगा जी 1152000। ये जवाब आ गया, ये कॉस्ट है जी, ठीक है। कॉस्ट से डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, ये देख लें, ये समझाया नीचे। आप देखें जी ये 3-4 क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लें इंशाल्लाह। HM हैज फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कैलकुलेट
सेल प्राइस एंड प्रॉफिट। कहता जी प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। कहता जी कॉस्ट, ये उसने कॉस्ट दी हुई है। कहता ये उसने प्रॉफिट की परसेंटेजेस दी हुई हैं। कहता और सेल प्राइस हमने क्या करनी है जी, वो फाइंड कर लेनी है जी। ठीक है, अभी कर देते हैं सर। अच्छा जी कॉस्ट दी हुई है और जी इक्वेशन बनाते जाएं, क्वेश्चन खुद ही सॉल्व होता जाएगा। अच्छा जी इक्वेशन है जी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर है जी सेल्स के। जी पहले में उसने कॉस्ट दी है जी 100,000। कहता प्रॉफिट की परसेंटेज लगेगी मार्कअप पे। मार्कअप का मतलब है परसेंटेज है जी 20% और मार्कअप का मतलब है जी ये कॉस्ट 100% पे है। मैं परसेंटेज नहीं लिखता। चले जी ये सेल, इसका मतलब 120 पे होगी। कहता सेल प्राइस निकाल दें। सही है, कॉस्ट उसने खुद दी हुई है, तो भाई जो चीज उसने दी हो ना उससे क्या कहते हैं, उसको ऊपर रखना है। 100,000 डिवाइड करें ये कितने पे पड़ी हुई है, और भाई हमें सेल प्राइस चाहिए तो सेल कितने पे होगी 120 पे, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा 120,000। ठीक है जी, प्रोडक्ट ए का जवाब आ गया। बी का जवाब निकाल लें। कहता जी कॉस्ट है 270,000। कहता 50 ये है प्रॉफिट है 15% मार्जिन। तो मार्जिन का मतलब क्या है, मार्जिन का मतलब मेरे भाई होगा, मार्जिन का मतलब 15% प्रॉफिट है, मार्जिन लगता है सेल पे। तो भाई इसका मतलब सेल 100% होगी तो ये 85% आ जाएगा। तो भाई 270,000 हमारे पास कॉस्ट की फिगर है, कॉस्ट की फिगर हमारे पास है, और मेरे भाइयों कॉस्ट कितने पे पड़ी है 85 पे। रिक्वायर्ड क्या है सेल, तो इसे आप कर देंगे जवाब आ जाएगा 317,617। आगे आ जाए भाई। भाई कॉस्ट हमारे पास गिवन है, प्रॉफिट 25% मार्कअप, इसका मतलब है मार्कअप कॉस्ट, इसके पास कॉस्ट आपके पास 100% है और 25% जो है ये प्रॉफिट है, तो सेल 125 पे पड़ी होगी। तो भाई इस टाइम मेरे पास कौन से वाली अमाउंट है जी, 8,30,000। 8,30,000 कॉस्ट है। कॉस्ट कितने पे पड़ी है, ये मार्जिन है ना, मार्कअप है, सॉरी मार्कअप कॉस्ट पे लगता है। तो भाई इसका मतलब कॉस्ट आपके पास 100% है। 8,30,000 को डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई कर दें 125 से, आपके पास जवाब आ जाएगा। अच्छा अब मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं जरा। मिसाल के तौर पे आपके पास सेल है 8,97,000 और क्वेश्चन पढ़ लें जी। कहता है जी प्रॉफिट है आपके पास 30% मार्कअप। 30% मार्कअप का मतलब है ये 100 होगा और प्रॉफिट होगा जी 30, और ये बैलेंसिंग आ जाएगी 70%। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं प्रोडक्ट डी की, मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूं। अच्छा जी मैं एज्यूम करता हूं ये मेरे पास नहीं है, मेरे पास सेल प्राइस है। भाई सेल प्राइस है 897,000। भाई अब मुझे फाइंड करना कि ये सेल कितने पे पड़ी हुई है, ये 100 पे है। भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉस्ट चाहिए। भाई आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास 690,000 कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरी बात, सेल कितनी है 897 डिवाइडेड बाय 100, मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है 30। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लें। ये आएगा 2,07,000 शायद आएगा, करके देख लें यही होगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी भाई। ये मैंने क्या किया वैसे, हाँ जी मल्टीप्लाई बाय, अच्छा भाई ये मार्कअप है ना, 30% मार्कअप है, तो ये 897,000 मार्कअप किस पे लगता है। सॉरी ये गलत हो गया भाई, ये गलत हो गया, ये हमने गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ये हमने, सॉरी सॉरी
ये क्वेश्चन गलत सॉल्व हो गया भाई। भाई मार्कअप तो लगेगा कॉस्ट के ऊपर लगेगा ना, कॉस्ट के ऊपर, तो इक्वेशन बनेगी, ये मार्जिन नहीं है मार्कअप है। ये है 30, ये कॉस्ट है 100, ये आ जाएगा 130%। ये मार्कअप है, ये मार्कअप है भाई, ये मार्कअप है। मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है, सही है। तो अब मुझे बताएं, ये 130% पे पड़ी हुई है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट, हमें कॉस्ट चाहिए, तो ये आ जाएगा 690,000। अब करके देखें, जवाब सही आएगा। ये गौर से देखना है, मार्कअप है कि मार्जिन है। 897 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 690,000 आ गया। ठीक है जी। अब आप देखें, ये अगर आपके पास अब कॉस्ट भी है, सेल भी है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट निकालना सेल को इस्तेमाल करते हुए, तो सेल 130 पे पड़ी हुई है, रिक्वायर्ड है प्रॉफिट वो 30% है, तो जवाब आएगा मेरे भाई 2,07,000। अगर आपने प्रॉफिट निकालना है कॉस्ट को इस्तेमाल करते, तो भाई कॉस्ट कितनी है, 690,000, और ये कितने पे पड़ी हुई है, ये इक्वेशन है ऊपर, ये 100 पे पड़ी है, और 30% प्रॉफिट है, तो जवाब आ जाएगा 2,07,000। प्रॉफिट तो सेम ही रहना ना, चाहे कॉस्ट को इस्तेमाल कर लें चाहे सेल को। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला अब आप खुद कर लीजिएगा। एग्जाम टिप अब आपने गौर से ये वाली पढ़ लेनी है खुद, ठीक है भाई। ये अब आपने मेरे भाई खुद पढ़ लेनी है। अच्छा जी, अब हमने इधर आते हैं, एक दो क्वेश्चन जो छोड़े थे वो अभी कर लेते हैं सॉल्व। अच्छा जी, अच्छा जी, इधर एक दो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन 12 था शायद। जी जी, ये देख लें भाई। कहता था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। भाई मार्जिन जो है ये 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% है। अब ये लैपटॉप बंद हो गया, अहमद भाई इसे बंद कीजिएगा, 1 मिनट चार्जर लेके आना। अच्छा भाई, ये वाला एमसीक्यूज था, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। अच्छा, मार्जिन किस पे लगता है, हमेशा सेल पे लगता है, तो भाई प्रॉफिट इसमें 25% होगा, और सेल कितनी होगी, वो 100% होगी, तो कॉस्ट कितनी है जी, वो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर 75% निकलेगी। अच्छा जी, अब इसको ना आपने सॉल्व करना है। अब इसमें कौन सी वाली चीज़ सही है वो आपने देख लेनी है। अब कहता है जी, कॉस्ट ऑफ सेल इज ₹100,000 एंड सेल आर ₹120,000। आपने देखना है कौन से वाली इक्वेशन सही है, कौन से वाली इक्वेशन सही है। अब ये तो मुझे इधर से ही नजर आ रहा है, अगर इक्वेशन ये बनेगी, अगर भाई इक्वेशन ये बनेगी 100 प्लस, सॉरी ये है जी 25%, मैं परसेंट नहीं लिख रहा, और ये है 100, तो ये ऑब्वियसली 75% होगा ना, ये 75 होगा। एक तो अब मुझे इधर से ही चीज़ नज़र आ रही है, अगर ये 75 है तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल 75% और सेल्स 100,000, तो ये 100% है, ये 75 है, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा कोई और भी सही हो सकता है। आप इधर से कैलकुलेशन करना शुरू करें, इसका मतलब है ये 100 है और ये 120, ये 120 पे है, ये 100, ये गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, आप कैलकुलेशन करके देख लें, ये गलत है। ये 100 है, ये 125,000 है, तो भाई ये 125 है, ये 100 है, ये वाली ऑप्शन ही गलत है। अच्छा, आप ये 80,000 है और ये 106,667 है, आप इसे कैलकुलेट करके देख लें, ये जवाब आपका सही निकलेगा। सही है, आप इसको भी कैलकुलेट करके देख लें, पहले वाले को, पहले वाला 100,000 पे पड़ा है, यानी ये 75 है, सही है, ये 75 है, तो मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो जवाब कितना आना चाहिए भाई, 133 आएगा, 1,33,333। तो ये तो गलत हो गया ना, कॉस्ट ऑफ सेल अगर 100 है
और ये 75 पे है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, आप कैलकुलेट करके देख लें। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल अगर 80,000 है और ये 75% पे पड़ी और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला ऑप्शन सही है, 106,667, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर ये 75% है और 100 मैंने कॉस्ट है, तो 100% पे सेल है, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा 100% से, तो ये मेरे पास सेल 100,000 आ जाएगी। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा जी भाई, यही थे शायद। ये वाला हमने सॉल्व कर ली है, ये वाला हमने अभी रिसेंटली सॉल्व किया है। मार्कअप वाला देख लेते हैं कि मार्कअप के नाम से तो नहीं है। मार्कअप नहीं जी, मार्कअप के नाम से नहीं है। चले, मेरा ख्याल ये 2 क्वेश्चन ही थे शायद जी, ये 2 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको मार्कअप मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। आपने देखना है मार्जिन दिया कि मार्कअप दिया। मार्जिन हमेशा जो है वो सेल पे लगेगा, यानी सेल 100% है, सही है। और जो है मार्कअप का लफ्ज़, मार्जिन सेल पे लगेगा, मार्कअप का लफ्ज़ है तो वो इसका मतलब है कॉस्ट पे लगेगा, यानी कॉस्ट 100 है, सही है। आगे उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज देख लें तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मार्जिन मार्कअप नहीं दिया, फिर ये दिया होगा कि प्रॉफिट अप्लाई होगा कॉस्ट पे, ऑन कॉस्ट या ऑफ कॉस्ट, सही है, तो एट कॉस्ट। तो ये जो प्रोपोजिशन जो है ना ये वाली, इसका मतलब है ऑन ऑफ के बाद जो लफ्ज़ है ना वो 100% पे होगा, सही है। बाकी फिर उसी तरह प्रॉफिट आपको दिया होगा, आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, या वो ये आएगी या ये आएगी। फिर आपने स्टेप नंबर 2 में देखना क्वेश्चन में अमाउंट कौन सी गिवन है, सेल की या कॉस्ट की। जो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगी ना वो आपने ऊपर रखनी है। फिर आपने देखना ये अमाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, या वो ये अमाउंट होगी या वो ये हो गई, सही है। तो वो अमाउंट जो है कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है उससे डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई आपने रिक्वायर्ड कर देना। रिक्वायर्ड क्या होगा, या प्रॉफिट होगा, या अगर तो वो कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है तो देखना ये कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। रिक्वायर्ड आपने या ये होगा या ये होगा, सही है। या फिर आपको सेल की अमाउंट दी होगी तो आपने देखना सेल की अमाउंट कितनी परसेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिक्वायर्ड फिर या प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगी। तो आसान सी बात है, सही है। इसके बाद एक हमारा कॉन्सेप्ट है जी एनआरवी एडजस्टमेंट का। एनआरवी एडजस्टमेंट, सॉरी एनआरवी एडजस्टमेंट नहीं, रिवर्सल ऑफ एनआरवी। हमारा एक कॉन्सेप्ट है भाई, रिवर्सल ऑफ एनआरवी। यानी इसका मतलब ये है, हमने अपनी किताबों में कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की होगी, सही है, लेकिन एनआरवी जो है वो कम होगी, तो हमने एनआरवी की एडजस्टमेंट कर दी होगी, सही है। एक बात ये, अब ये जो एडजस्टमेंट किया ना इसकी रिवर्सल की बात कर रहा है। रिवर्सल जब एडजस्टमेंट कर दी होगी तो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, सही है। अब हम इसकी रिवर्सल को सीखने लगे हैं कि भाई अब देखते हैं असल में होता क्या है। ये अगर हम अपने नोट्सों में जाएं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ रहा होगा, ये रहा भाई, रिवर्सल ऑफ एनआरवी, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव LO 5.1, आइटम बाय आइटम। अच्छा, जो आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट है ना इसे नोट कर लें। ये जब हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आइटम बाय आइटम का असल में मतलब क्या होता है। अभी भी समझ आ जाएगा, मसला नहीं है, लेकिन तब इंशाल्लाह लॉजिक ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगी। अच्छा, इसके नीचे आप आएंगे ना तो रिवर्सल ऑफ एनआरवी आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़ें। कहता है मरफानी एंड को हैज़ परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹100,000 एट स्टार्ट ऑफ 2001। कहता इसने चीज़ें खरीदी हैं 2001 के स्टार्ट में। कहता हाउ एवर द गुड्स रिमेन अनसोल्ड। कहता ये चीज़ें नहीं बिक सकी, बहुत तेरी खैर, फॉर 5 साल, 5 साल चीज़ें ही नहीं बिक सकी। कहता एंड द एस्टिमेटिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन। भाई कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मैंने आपको बताया था, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से
आपने लेस कर देनी है कॉस्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। उसने दोनों लफ्ज़ ये नहीं दिए हुए क्वेश्चन में, और अगर लफ्ज़ दे दिया ना कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन को आपने माइनस कर देना है सेलिंग कॉस्ट में, सॉरी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, आपके पास एनआरवी आ जाएगी। कहता वर एज फॉलोज, कहता जी स्टार्ट में देखें, कहता जी एस्टिमेटेड कॉस्ट है जी 1,00,000 रुपया, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 1 जनवरी 2001 पे 2,20,000, और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है 20,000 रुपया। ठीक है जी। उसके बाद ईयर एंड जब आ गया पहले साल का, तो भाई मेरे सेलिंग प्राइस 1,35,000 है और कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन है 15,000। इसी तरह दूसरे साल के एंड पे, तीसरे चौथे और पांचवें साल के एंड पे उसने हमें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का डेटा भी दिया हुआ है, और उसने हमें जो है वो रियलाइजेशन कॉस्ट भी दी है। यानी एनआरवी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर साल के एंड पे। और ये एडजस्टमेंट जो हम करते हैं ना, ये साल के शुरू में नहीं करते, ये साल के आखिर में कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस तरह करके ना एक तो कॉस्ट का कॉलम बना लूंगा, कॉस्ट, ये एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, एक ही प्रोडक्ट पर वो 5 साल बिकी नहीं है, कॉस्ट, और फिर भाई एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। फिर मैं तीसरा कॉलम बनाता हूं जी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ, लोअर ऑफ क्या भाई, कॉस्ट एंड एनआरवी, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मैं इधर रिकॉर्ड कर दूंगा। सही है जी। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, 5 साल का डेटा मेरे पास है। ये तो साल के शुरू का डेटा है ना, ये वाला 1 जनवरी, इसको तो मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। तो ये मुझे ईयर एंड पे कैलकुलेट करना है ना, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ये 4-5 साल है मेरे पास जी। भाई कॉस्ट तो हर साल की चेंज नहीं ना हुई, कॉस्ट तो सेम ही रहती है। आपने कोई चीज़ खरीदी है, वो तो तीसरे साल पे भी अगर आपसे कोई पूछेगा भाई आपने जो मोबाइल खरीदा कितने का खरीदा, कॉस्ट तो सेम रहेगी, कॉस्ट में तो चेंज नहीं आएगी। भाई ये जो मैंने लफ्ज लिखा ना रिकॉर्डेड एट, ये होता है, ये किधर रिकॉर्ड होता है, एसओएफपी में, एसओएफपी में। अच्छा जी, ये तो एसओएफपी में हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद भाई क्या होगा, अच्छा जी, अच्छा जी, इसको ना थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, को लूज करना पड़ेगा। कॉस्ट, एनआरवी, recorded at lower of cost and एनआरवी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे भाइयों ईयर 1, ईयर 2, 3, 4 और 5, जी भाई कॉस्ट तो हर साल की सेम ही रहेगी। अच्छा जी भाई, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है ये मैं ईयर एंड पे देख रहा हूं ना, 1,35,000, और इसमें से अगर 15,000 मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, तो मेरे पास एनआरवी आ जाएगी पहले साल पे 120,000। ठीक है जी। तो भाई पहले साल के एंड पे मैं किस चीज पे रिकॉर्ड कर रहा हूंगा, ये एसओएफपी में रिकॉर्ड करूंगा ना। तो भाई लोअर क्या है, 100,000। ठीक है जी, 100,000। अगर मैं ऐसे करूं, ये एसओएफपी है, अगर मैं एक्सट्रैक्ट बना लूं, एसओएफपी के, अगर मैं एक्सट्रैक्ट बना लूं मेरे भाई एसओएफपी के, तो भाई पहले साल इधर मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, साथ साथ ये अगर बना लूंगा ना पिक्चर क्लियर होती जाएगी। अच्छा जी भाई, ये मेरा एक्सट्रैक्ट एसओएफपी, मैं सिर्फ करंट एसेट का बना रहा हूं, इन्वेंटरी। भाई पहले साल
तो मसला ही कोई नहीं है, खुशी की बात है, एनआरवी ज्यादा है, ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। अगर कॉस्ट अगर कम होती ना एनआरवी से, मसला फिर आना था। सॉरी, अगर एनआरवी कम होती ना कॉस्ट से, मसला फिर आना था। आज कोई मसला नहीं है। मेरी किताबों में ये चीज कितने की जा रही होगी? 100,000 पे पड़ी होगी। और भाई क्या मुझे इधर मैं अगर लिखूं, चौथा कॉलम अगर मैं बना लूं साथ ही एनआरवी एडजस्टमेंट, या मैं राइट ऑफ का, राइट ऑफ यानी मतलब इसका एनआरवी एडजस्टमेंट, तो भाई पहले साल पे तो मुझे 1 रुपए की भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर लगे हाथों में अगर एक्सट्रैक्ट बना लूं ना, SOCI के, मैं एक्सट्रैक्ट बनाना, हमने हर चैप्टर के एंड पे हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ताकि चीजें हमारे माइंड में क्लियर हो। तो भाई राइट ऑफ के नाम से अगर मैं एक्सट्रैक्ट बनाऊं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल। भाई पहले साल क्या प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ जाएगा? 1 रुपया भी नहीं जाना। अब जरा देखें, अच्छा ये जो मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं ना, इसके बगैर ना ये बात समझ नहीं आती, समझ आ जाती है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे इंशाल्लाह बात आसानी से समझ आएगी। अब भाई दूसरा साल कॉस्ट तो सेम है। अब भाई मुझे बताएं दूसरे साल के एंड पे एनआरवी कितनी है? 1 लाख रुपया सेलिंग प्राइस है, और मेरे भाइयों जो एस्टिमेटेड रियलाइजेशन कॉस्ट है वो है जी वो है 10,000 रुपया। तो भाई ये कितनी आ गई? एनआरवी आ गई 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो एनआरवी आ गई भाई 90,000। भाई मुझे बताएं, मैं बैलेंस शीट में लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करूंगा तो लोअर क्या है? एनआरवी 90,000। भाई चीज कल के जो बिकेगी ना वो 90,000 को बिकेगी। और प्रूडेंस अंकल कहते हैं अगर आपको पता कल की एक चीज जो है वो कॉस्ट से भी कम की बिकनी, तो जितनी कम की बिकनी उसकी एडजस्टमेंट कर दें। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लेके जाऊंगा मैं, इधर मैं लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लेके जाऊंगा बिल्कुल भाई। 10,000 रुपए की मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 10,000 रुपए की मुझे क्या करनी पड़ेगी भाई? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो भाई मुझे बताएं यही वाला स्टॉक कितने पे रिकॉर्ड करूंगा मैं किताबों में? 90,000 पे। सही है भाई। पिछले साल 1 लाख पे था, अब कितने से करना पड़ेगा? 90,000। तो भाई मेरा मेरा जो मेरी एनआरवी है वो कॉस्ट से भी कम की है। तो भाई इधर मुझे कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा एसओसीआई या प्रॉफिट एंड लॉस में। जी बिल्कुल, 10,000 से एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। अगला साल आए भाई, तीसरे साल के एंड पे 90,000 और 15,000। 90,000 सेलिंग प्राइस में से 15,000 में मजीद माइनस कर दूं तो मेरे भाई मुझे अमाउंट बता दें, ये आ जाएगी एनआरवी 75,000। 90,000 में से मैं अगर 15,000 माइनस कर दूं तो भाई ये आ जाएगी 75,000। अब मुझे बता दें एक बात, मैं 75,000 से चीजों को रिकॉर्ड करूंगा या फिर 100,000 से? लोअर क्या है भाई? लोअर है 75,000। 75,000 लोअर है। ठीक है जी। अब मुझे बता दें, अब ये जो सारा काम मैं कर रहा हूं ना, ये मैं सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कर रहा हूं। अब आप क्या करेंगे? कुछ बच्चों, मेरा सवाल है जरा सोच के, आपने घर बैठे सोचना है इस बात को, इधर कितना लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा? 25,000 का या फिर 15,000 का? ये अहम बात है। अहमद भाई 25,000 इधर लिखना है कि 15,000? अच्छा जी, अहमद भाई का ख्याल है इधर 25,000 रुपया लिखना पड़ेगा। बिल्कुल अहमद भाई का जो ख्याल है ना, कुछ बच्चों का यही ख्याल होगा जो कि गलत है। भाई 25,000 वाली तरह हाथ तो खड़ा करें, आपका ख्याल क्यों है इधर 25,000 लिखना पड़ेगा? हाथ अकेले अकेले खड़े इस तरह हाथ खड़ा कर दें, शर्म करो, शर्म करो। अच्छा भाई देखें, बात सुनिए, असल में देखें ये लोअर है, ये किताबों में तो 75,000 से ही जाना है, 75,000 से ही जाना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 जाना या फिर 15,000 जाना, ये सवाल है। भाई देखें जरा गौर से बात को समझिएगा। आपने एक चीज पिछले वाले साल में किताबों में कितने से रिकॉर्ड की हुई है? 90,000 से। 90 100,000 से नहीं, 90,000 से। अब उसकी वैल्यू कम होके 75,000 हो गई है। पिछली दफा 1 लाख से कम होके 90 पे आई थी, आपने 10,000 का लॉस रिकॉर्ड किया था।
अब ये ही अमाउंट जो आपने पिछले साल 90,000 पे रिकॉर्ड की थी, अब उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में 75,000 है। तो भाई कितने से राइट ऑफ की एंट्री करनी है? 15,000 से। 15,000 से करनी है भाई, 15,000 से करनी है। ये इन दोनों का कंपैरिजन करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है ना भाई। 15,000 से रिकॉर्ड करना है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना भाई? 10,000 तो आप पिछले साल रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप क्यूमुलेटिव तो ना रिकॉर्ड करें चीजें। आपने हर साल, अब बात समझिएगा, मैं नहीं करने लगा हूं भाई। आपने हर साल डेप्रिसिएशन का चैप्टर याद करें, एक है डेप्रिसिएशन, एक है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप हर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड में, वो ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड वाली डेप्रिसिएशन लेके जाते हैं। तो ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड कितना राइट ऑफ होना है, कितना कम होना है भाई? वो तो 15,000 है ना। क्यूमुलेटिव नहीं पूछा मैंने ड्यूरिंग द ईयर पूछा, तो वो 15,000 है। तो भाई इधर कितना आएगा? इधर आ जाएगा 15,000। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी आपको। अच्छा, अगले साल आए, अब तो खुशी आने लगी है। कहता अब इसकी प्राइस मार्केट में बढ़ गई, सेलिंग प्राइस 1,10,000 हो गई, और इसमें से 15,000 रियलाइजेशन कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। 1,10,000 में से आप 15,000 माइनस करें तो वो कितना आएगा मेरे भाई? वो आ जाएगा 95,000। तो भाई दोनों में से लोअर क्या है? लोअर क्या है? 95,000 क्या है भाई? अब आपका पता चलेगा आप क्या जवाब देते भाई। अब मुझे बताएं, बैलेंस शीट में तो 95,000 जाना है, 95,000। अब देखें जरा, एक चीज जो पिछले साल, ये भाई हालात बदल के जज्बात बदल गए, खुशी वाली बात है, गम की नहीं है। एक चीज जो किताबों में 75,000 की थी, वो बढ़ के 95,000 पे चली गई। यानी खुशी की बात, यानी आप, ये लॉस नहीं है बल्कि ये एक्सपेंस में कमी है, एक्सपेंस में कमी होने लगी है। एक चीज की वैल्यू बढ़ गई, जो 75,000 पे थी वो 95,000 पे चली गई। यानी अब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 20,000 रुपए की, लेकिन एक्सपेंस की नहीं, एक्सपेंस की रिवर्सल की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 20,000 रुपए से। ये देख लेना भाई, इन दोनों का कंपैरिजन करें ना, इन दोनों का कंपैरिजन करें। ये कम हो रही है भाई, ये बढ़ रही है। ये 20,000 से अमाउंट बढ़ रही है, बढ़ रही है। अहमद भाई 75,000 से 90,000 से आप 1,00,000 से 90 पे आए, 10,000 का लॉस रिकॉर्ड किया। आप 90,000 से 75,000 पे आए, 15,000 का लॉस रिकॉर्ड किया। आप 75 से 95,000 पे आ गए, 20,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना, अमाउंट बढ़ गई है, बढ़ गई है। आपका जो मोबाइल है उसकी वैल्यू बढ़ गई है भाई, तो ये अच्छी बात है, ये गम की बात नहीं है। तो 20,000 से रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड करें, रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, ये रहा 20,000। ये एक्सपेंस में कमी है, ये एक्सपेंस में कमी है मेरे भाई। एक्सपेंसेस में ना, हम जो एक्सपेंस हैं उसे इस तरह एक डिब्बा बनाते हैं, उसमें सारे एक्सपेंस लिखते हैं, उसमें ये भी अंदर आ नेगेटिव अमाउंट से, यानी एक्सपेंस में कमी को शो कर रहा होगा। अगली बात, 5वें साल के एंड पे आपकी सेलिंग प्राइस है 1,20,000 रुपया, और रियलाइजेशन कॉस्ट है 10,000 रुपया। एनआरवी आ जाएगी। अब इधर गलत जवाब नहीं देना भाई, घर बैठ के सोचें और शर्म करें अगर गलत जवाब दिया आपने। भाई मुझे बताएं लोअर क्या है? लोअर क्या? आज एनआरवी बढ़ गई है कॉस्ट से भी तो भाई, लेकिन हमने तो लोअर पे रिकॉर्ड करना ना। और आप मुझे बताएं, आप पहले इन दोनों का कंपैरिजन करें। 95,000 से चीज बढ़ के 100,000 पे आ गई, और मेरे भाई कितने से बढ़ी? 5,000 से बढ़ गई। तो भाई ये खुशी की बात है ना, आपने जिस चीज का लॉस रिकॉर्ड किया था आज उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। किताबों में कितना आएगा? 1,10,000 से नहीं, बल्कि मेरे भाई किताबों में आएगा 1,10,000 से, 1,10,000 से। और मेरे भाई ओ सॉरी, माजरत, ये मैंने जान के किया है भाई वैसे, ये वाला, ताकि आपको याद रहे। भाई किताबों में आएगा 1,00,000 रुपए से। भाई कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकते आप। और मुझे बता दें मेरे भाइयों, इधर एक्सपेंस में कमी है या एक्सपेंस है? बताएं भाई, एक्सपेंस में कमी है, सही है भाई। ये इधर आ जाएगा 5,000। ये है जी रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस, रिवर्सल ऑफ एनआरवी। उम्मीद है बात आपको समझ में
आ गई हो गई। ये कॉन्सेप्ट है जी रिवर्सल ऑफ एनआरवी का, रिवर्सल ऑफ एनआरवी का। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। साल के शुरू में, साल के पहले साल के एंड पे कॉस्ट इतनी थी, एनआरवी 1,20,000 थी। भाई दोनों में कम क्या है, 1,00,000, कोई मसला नहीं है भाई, एनआरवी अभी भी ज्यादा है, कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की जरूरत पहले साल नहीं है। दूसरे साल भाई एनआरवी 90 है, 90,000 है, और जो कॉस्ट है वो 1,00,000 है, 10,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हमने कर दिया, और 90,000 से चीजों को रिकॉर्ड कर दें कॉस्ट, सॉरी एनआरवी पे। इन दोनों में से लोअर क्या, 75,000। लेकिन आपका स्टॉक तो 90,000 पे पड़ा हुआ है, तो आपको कितना कम करना पड़ेगा, 15,000 से। ठीक है भाई, यानी आज तक आपने 25,000 का लॉस रिकॉर्ड कर दिया। और मेरे भाइयों चौथे साल के एंड पे दोनों की आपने देखें, इस एनआरवी 95,000 है, यानी पिछले साल से बढ़ गई, और कॉस्ट इतनी है, तो आपको किताबों में 95,000 रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मुझे बताएं कितने से वैल्यू बढ़ गई। आपने पिछले साल जो चीज 70,000 की रिकॉर्ड की थी, 75,000 की, वो 95 पे चली गई, तो 20,000 से एक्सपेंस में कमी है। और मेरे भाई अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, पांचवें साल पे 1,00,000 कॉस्ट है, एनआरवी 1,10,000 है, लेकिन हम तो लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करेंगे। चीज कितने से बढ़ गई, 5,000 से बढ़ गई, तो ये एक्सपेंस में रिवर्सल है। आपने पिछले सालों में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था वो रिवर्स हो गया। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा एक बात ना जरा सुनिएगा, एक क्वेश्चन वैसे आपसे करने लगा हूं, प्रैक्टिस हो जाए। अब पेपर में तो इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना भाई, सीधी सी बात है। और एक बात जरा देखें, ये सारी बातें समझाने के लिए ना, ये दो तीन लाइनें समझाने के लिए मैंने एक्सट्रैक्ट्स बनाई हैं ये सारे, वरना आप इधर गलती से ना 25,000 लिखते इधर, ठीक है, इधर और इधर भी गलती करते, इसलिए मैंने सारी पिक्चर मैंने कहा आपके सामने, इसलिए एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूं मैं। अच्छा भाई अब सुनिएगा, कहता है आपने पिछले साल में, ये नया क्वेश्चन है, आपने पिछले सालों में एन राइट डाउन की एंट्री कर दी है, राइट ऑफ की एंट्री कर दी है 20,000 रुपए से, 20,000 रुपए से। यानी मिसाल के तौर पे एनआरवी 20,000 से कम होगी ना, इसलिए एंट्री की है 20,000 की। कहता अगला साल आया और एनआरवी एनआरवी 10,000 रुपए से बढ़ गई है, एनआरवी 10,000 से बढ़ गई है, तो मेरे भाई इसका मतलब ये है अब हमें रिवर्सल करनी पड़ेगी एनआरवी की 10,000 रुपए से, सही है। तो इसे कहते हैं रिवर्सल ऑफ एनआरवी, ठीक है, यह है रिवर्सल ऑफ एनआरवी। ये रिवर्सल ऑफ एनआरवी ये है, हम हमारे पिछले वाले साल में एक कॉन्सेप्ट तो ये है, जब एनआरवी कॉस्ट से कम होगी तब हमें एंट्री ये वाली करनी पड़ेगी। दूसरा, एनआरवी पिछले साल की क्या उसका नाम है कम है, अगले साल बढ़ गई है, फिर हमें ये एंट्री होगी ही तब जब एनआरवी कॉस्ट से कम है, सही है, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये है, एनआरवी पिछले साल कॉस्ट से कम थी, एंट्री हमने एनआरवी की कर दी, एनआरवी एडजस्टमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। अगला साल जब आया तो पिछले साल जितनी एनआरवी थी ना उससे बढ़ गई, उससे बढ़ गई, तो फिर हमें रिवर्सल ऑफ एनआरवी की एंट्री करनी पड़ जानी है, सही है। अच्छा जी एक और एग्जांपल ले लें, एक और एग्जांपल लें, सादा सी एग्जांपल लें। कहता जी ईयर 1 पे ना कॉस्ट और एनआरवी, कहता जी ईयर 1 पे, ईयर 1 के एंड पे कॉस्ट है जी मिसाल के तौर पे 90,000, एनआरवी है जी 75,000। भाई मुझे कितने से चीजों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा किताबों में, 75,000 से, ठीक है। और एक्सपेंस की एंट्री में सिर्फ इधर वो रिकॉर्डेड एट चले लिख लेता हूं, रिकॉर्डेड एट बाई 75,000। भाई एक्सपेंस की एंट्री मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में कितने से करनी पड़ेगी, 15,000 से। भाई अगला साल आया, ये कॉस्ट तो उतनी रहनी है ना ईयर 2 पे, भाई एनआरवी आ गई 85,000 से। भाई अब मुझे रिवर्सल ऑफ एनआरवी की एंट्री करनी पड़ेगी, ये 85,000 आ जाएगा लोअर, और रिवर्सल कितना हुआ भाई 10,000 से चीजें बढ़ गई ना, एनआरवी बढ़ गई, तो 10,000 से मुझे एनआरवी रिवर्सल की एंट्री करनी पड़ेगी। तीसरा साल आया, ये तो 90,000 ही रहना है, और ये हो गया जी 95,000। भाई मैं मैक्सिमम 90,000 तक चीज़ों को लेके जा सकता हूँ, और अमाउंट बढ़ के जो बैलेंस शीट में जानी वो 5,000 से बढ़ गई, 85 से 90 पे आ गई, तो भाई 5,000 से रिवर्सल ऑफ एनआरवी की एंट्री करनी पड़ेगी।
इस तरह का सादा सा क्वेश्चन आएगा पेपर में अगर आपको आया। उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अब 2 से 4 मिनट मजीद दीजिएगा, एक नज़र मैं मार लूँ कोई हमारा कॉन्सेप्ट ना रह गया हो। भाई आइटम बाय आइटम है ना, ये मैं इंशाल्लाह आपको बाद में करवा रहा हूँ, ठीक है, ये अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के साथ करवाऊंगा। अब ये चैप्टर हमारा हो गया है मेरे भाइयों कंप्लीट। ये सारी बातें हमने पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ ली, ये सारी नोट्स भी मैंने आपको पढ़वा दी हैं। एक बात देख लें, रीजंस फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री। हम अपने पास क्लोजिंग स्टॉक क्यों मेंटेन करते हैं? ये 3 रीज़न है। मीटिंग वेरिएशन इन प्रोडक्शन डिमांड, ताकि अपनी जो डिमांड है प्रोडक्शन की उसे मीट करने के लिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब आपने इकोनॉमिक्स में बड़ा डिटेल में पढ़ा होगा, ताकि हमें फ़ायदा हो सके। जब चीज़ें बल्क में आप लेते हैं तो आप क्या कहते हैं, फिर आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में और भी कई चीज़ें आती हैं, मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। कहता है जी गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज एंड स्टॉक आउट्स। स्टॉक आउट का मतलब होता है आपको कल को कोई ऑर्डर आया या आज आपको ऑर्डर आ गया, आपके पास चीज़ें ही नहीं पड़ी तो आपने बनानी कहाँ से हैं? सही है, जब स्टॉक आउट होता है ना, आपके पास चीज़ें ही नहीं होती, तो भाई अब फिर डिलेज आना शुरू हो जाते हैं। जब डिलेज आते हैं तो फिर आप चीज़ें जो हैं वो कस्टमर को बना के नहीं टाइमली दे सकते, और कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए, और देखें कल को अगर कोई इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है किसी कंट्री की, तो चीज़ें बढ़नी है, अमाउंट प्राइस बढ़नी है। इसलिए भाई आज चीज़ें ले लें, ताकि जो है आज ज़्यादा चीज़ें ले लें, ताकि फिर जो है वो अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं तो उस इंक्रीज से बचने के लिए आपके पास चीज़ें पड़ी हों। सही है, तो ये रीज़न्स हैं। बाकी ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ये सारी हमने ये डिफरेंसेस भी पढ़ लिए, ये नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल भी पढ़ लिया, मार्जिन मार्कअप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। ये एग्जाम टिप्स आपने ध्यान से 2-2 3-3 दफ़ा पढ़नी है भाई। एनआरवी आपने पढ़ ली, इसको गौर से पढ़ना है, एनआरवी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स हैं। अच्छा जी, आइटम बाय आइटम मैंने कहा बाद में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद रिवर्सल ऑफ एनआरवी का कॉन्सेप्ट भी आपने ले लिया। ये देख लें एक दफ़ा, कहता एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वी नीड टू चेक दैट कॉस्ट एक्सीड्स एनआरवी और नॉट। ये हमें देखना पड़ेगा। इफ़ कॉस्ट ज़्यादा है एनआरवी से तो भाई तो फिर मसला है ना, तो फिर हमें राइट डाउन की एंट्री करनी पड़ेगी। इफ़ एट द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड एनआरवी ज़्यादा होगी कॉस्ट से, एनआरवी कॉस्ट से भी बढ़ गई ऑफ द सेम प्रोडक्ट, देन रिवर्सल अप टू द एक्सटेंड ऑफ लॉस रिवर्सल शैल बी मेड। सही है, अगर एनआरवी से बढ़ गई तो हमें रिवर्सल की एंट्री करनी पड़ेगी। कहता अगर एनआर आपने पिछले सालों में एनआरवी कम थी कॉस्ट ज्यादा थी, तो एनआरवी की एडजस्टमेंट कर दी होगी राइट डाउन की। कहता अगर एनआरवी अगले साल में कॉस्ट से भी बढ़ गई तो फिर आप कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते, लोअर ऑफ पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अप टू द एक्सटेंड ऑफ कॉस्ट जो है उधर तक फिर हम जो है वो रिवर्सल की एंट्री कर देंगे, जिस तरह हमने इधर की है ना। ये आखिरी वाले साल में अगर आप देखें तो ये कॉस्ट से भी बढ़ गई है एनआरवी जो है एनआरवी, लेकिन हम तो इधर मिनिमम इतना रखेंगे। सही है, इधर 1,10,000 नहीं कर देना, कुछ बचे 1,10,000 करके इधर 15,000 से रिवर्सल की एंट्री करेंगे। वो कहता है भाई 1 लाख से ज़्यादा नहीं आप कर सकते इसे, ठीक है, इधर एंड पे 15,000 की रिवर्सल की एंट्री नहीं कर देनी, 5,000 तक रहना है। अच्छा जी, ये फिर जनरल एग्जाम टिप्स हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के, ये सारी चीज़ें जो आपको कई दफ़ा बताई हैं, ये पढ़ लें आप। कहता जी इफ़ इन केस ऑफ गुड्स हैज़ बीन यूज इन द ऑफिस दैन इट शुड बी क्लासीफाइज एज प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट। तो क्लासीफाई हो जाएंगी ना, इसकी एंट्री लिखी हुई है, ये एमसीक्यूज भी दिया था आपको, अभी डिस्कस भी किया है। इन्वेंट्री तब क्रेडिट होगी जब परपेचुअल सिस्टम है, और परचेजेस तब क्रेडिट होंगी जब पीरियोडिक सिस्टम है, और नॉन करंट एसेट आपको पता है वो तो डेबिट ही होना है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अच्छा, अब ना एक्सट्रैक्ट्स में मैक्सिमम क्या चीज़ें आ सकती हैं? कहता जी कॉस्ट ऑफ सेल आ सकती है, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री आ सकता है, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब एनआरवी की एडजस्टमेंट, और लॉसेस आ सकते हैं। सही है, लॉस आ सकता है, डैमेज होगी इन्वेंट्री, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। रिवर्सल ऑफ राइट डाउन, रिवर्सल ऑफ राइट डाउन का मतलब क्या होता है? अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे ना तो इस तरह करके रिवर्सल आ सकती है इसकी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो, ये मैं रेस कर रहा हूं, आपने इसकी पिक ले लेनी थी पहले, थोड़ा पीछे करके लेक्चर ले लीजिएगा। और सही है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर एक्सट्रैक्ट बनाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगी इसमें, उसके बाद राइट डाउन की एंट्री आ सकती है, राइट ऑफ की, और रिवर्सल ऑफ एनआरवी आ सकता है। सही है। अब आप सोचेंगे सर जी राइट ऑफ और रिवर्सल ऑफ एनआरवी इकट्ठा तो नहीं ना आएगा? भाई सही है, लेकिन हो सकता है किसी और प्रोडक्ट की बात की जा रही हो, ये किसी और प्रोडक्ट की बात की जा रही हो। मिसाल के तौर पे ये 1 लाख है, ये तो एक्सपेंस है ना,
सही है, ये एक्सपेंस है और ये 20,000 है और रिवर्सल 5,000 है, तो ये नेगेटिव से लिख देना है आपने। ये मैं एक्सपेंसेस की बातें कर रहा हूँ ना, ये इस तरह। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी ये वाली। अच्छा जी, एसओएफपी में क्या जाता है? एसओएफपी में क्लोजिंग इन्वेंटरी जाती है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कुछ भी हो सकती है, सही है। ये हम इंशाल्लाह ये चीज़ें लिखी है ना, ये मैं अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर में डिटेल में इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। और ये डिस्क्लोजर्स हैं, इस पर हमने बात कर ली है, ठीक है। चलें, ये चैप्टर हमारा ख़त्म और इसके साथ हमारा लेक्चर भी ख़त्म। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।